हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर ऑब्जेक्टिव 1। देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव 1 की कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पे एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसपे ताला लगा के आगे बढ़ जाना अपने को। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस या फिर अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस यहां से बढ़िया तरीके से हो जाएगी। बाकी देखो भाई, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो फिर तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को। तो हमेशा की तरह आज फिर से यही कहूंगा आप लोगों से कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला सवाल पूछता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना रॉड की, वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे, मास पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे या फिर मटेरियल ऑफ द रॉड पे। देखिए भाई, रेट ऑफ हीट फ्लो की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे फॉर्मूला लिखते समय एक टर्म आया था हमारे पास, अगर आपको भी याद हो तो। रेट ऑफ हीट फ्लो जब आप मेंशन करते हो तो वहां पे एक टर्म आती है विच इज योर के, जो कि कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी। वैसे तो फॉर्मूला के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल बनता है, लेकिन समझ रहे हो बात को, ये क्या है? के थर्मल कंडक्टिविटी है। ये थर्मल कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये आपसे पूछा जाता है। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सब रेट ऑफ हीट फ्लो को अगर मैंने एच से डिनोट किया तो एच हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यही होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। ये हो जाएगा के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल। सो के हो जाएगा कितना? बोलो 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 सर, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एज इट इज रहने देते हैं और यहां पे हो जाएगा एल अपॉन ए डेल्टा थीटा। तो बोलो भाई, किन किन फैक्टर्स पे थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है? सर यहां पे देखने से पता चल रहा है लेंथ पे भी डिपेंडेंसी आ रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंडेंसी आ रही है। तो भाई क्या बोलोगे, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे ही बोलेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूले को देख के मत जाना, फॉर्मूले को देख के भावनाओं में मत बह जाना। ये मत बोल जाना कि सर ये फॉर्मूले में तो देखो लेंथ पे डिपेंडेंसी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंसी। ना भाई, बिल्कुल भी गलत। तो यहां पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है, सो इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द रॉड। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रॉड है हमारे पास जो एल्यूमिनियम की है, तो उसके लिए एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी अलग होता है। कोई रॉड है जो स्टील की है तो स्टील के लिए थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। कोई रॉड है जो सर आयरन की है तो आयरन के लिए अलग है, सोने की है, चांदी की है, सब के लिए जो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए तो मैं आपसे बोला था कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू याद मत करना, जरूरत नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए होता है। अब इतने सारे मटेरियल है, किस किस की थर्मल कंडक्टिविटी याद रखोगे तुम लोग? तो यहां पे जरूरत नहीं है कि आप थर्मल कंडक्टिविटी को याद रखो, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे नहीं सर, मास पे नहीं सर, एरिया पे नहीं सर, मटेरियल पे हाँ सर। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान रखो हमेशा, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है। जैसे तुम लोग सोचते हो ना कि V इक्वल्स टू आई आर, से R को V अपॉन I लिख देंगे, तो सर वो जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल पे और करंट पे डिपेंड करता था, है? अरे ऐसी चीजें सुनिए कभी तुम लोगों ने जीवन में? V इज इक्वल्स टू आई आर से R को V अपॉन I लिख दें तो क्या R डिपेंड करता है क्या V पे? क्या R डिपेंड करता है क्या I पे? हाँ नहीं साहब, R डिपेंड करता है मटेरियल पे। फिर टेम्परेचर की फैक्टर्स आते हैं बाद में, वो अलग चीज है। इसकी डिपेंडेंसी आती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। R क्या है? रेजिस्टेंस। याद है ओम्स लॉ से पढ़ा था आप लोगों ने। तो कुछ टर्म्स ऐसी है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फॉर्मूले पे नहीं जाती, वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती जिसको फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, वो डिपेंडेंसी शो करती है मटेरियल पे। तो यहां पे भी बेटा वही हो रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी भी थोड़ा उसी श्रेणी में आता है जिसको कि फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। हाँ, फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल कर लो आप लोग, फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं काम करता। तो ये मत कह देना कि सब ये कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी लेंथ और एरिया पे आ रही है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो छाप लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है।
चलिए हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक कमरे के अंदर एयर है और हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो भाई एक कमरे के अंदर एयर है, हाँ सर है, हीट का ट्रांसफर करवाने एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कौन सा मोड होगा जिससे हम हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या कंडक्शन से, क्या कन्वेक्शन से, या फिर रेडिएशन से, या फिर तीनों मोड से? अच्छा देखो, इसकी कितनी बड़ी गलती है, इन्होंने बोला बाय कंडक्शन ओनली। अरे ओनली मतलब सिर्फ कंडक्शन से ही कर सकते हो, बाय कन्वेक्शन ओनली मतलब सिर्फ कन्वेक्शन से ही कर सकते हो, बाय रेडिएशन ओनली मतलब सिर्फ रेडिएशन से ही कर सकते हो। तो भैया एयर के लिए मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है। कन्वेक्शन तो बहुत अच्छा है भाई एयर के लिए, कन्वेक्शन तो बहुत अच्छा है। रेडिएशन भी हो जाता है भैया, क्योंकि रेडिएशन को वैसे तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, हो जाता है। और यहां पे कंडक्शन भी हो जाता है। पर क्या है कि मैं आपको बता दूं, कंडक्शन का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा फीका पड़ जाता है इन केस ऑफ एयर। एयर के केस में देखो, कंडक्शन में क्या होता है ये आप समझते हो। कंडक्शन में बेसिकली पार्टिकल जो है, एयर का जो पार्टिकल होगा या मॉलिक्यूल जो होगा वो अपनी जगह पे ही रह के वाइब्रेट करता रहेगा। कंडक्शन के केस में क्या होता है, एयर का जो मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल होता है वो जगह नहीं छोड़ता अपनी, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता रहता है। तो वहां से ही वाइब्रेट करते वो अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो वाइब्रेट करते करते अगले वाले को एनर्जी देगा, और ऐसे करके एनर्जी का प्रोपगेशन यानी हीट का प्रोपगेशन होता है। कन्वेक्शन के केस में मॉलिक्यूल बोलता है कि देखो साहब एक मिनट रुको, हाँ, कन्वेक्शन के केस में मॉलिक्यूल बोलता है ले मेरे को एनर्जी मिली, ये मैं उठ के चला गया यहां पे, अब एनर्जी यहां पे दे दी। तो कन्वेक्शन के केस में मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होगा वो उठ के चला जाएगा दूसरी जगह पे। रेडिएशन में ये कहानी खत्म हो चुकी बिल्कुल। रेडिएशन में बोला भैया देखो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बढ़िया अपन एनर्जी का प्रोपगेशन वेव्स के फॉर्मेट में कर सकते हैं। एयर के केस में सबसे ज्यादा कन्वेक्शन काम आता है या फिर रेडिएशन की बातें होती है। कंडक्शन का प्रोसेस थोड़ा कम होता है, पर ऐसा नहीं कि नहीं होता, कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है, लेकिन कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली वीक है, कमजोर है। यहां पे सॉलिड्स के केस में सबसे स्ट्रांग जो है ना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वो कंडक्शन ही है। सॉलिड्स में कंडक्शन सबसे स्ट्रांग मोड है भैया। आप स्टील का जो चम्मच होता है ना जिससे खाना बनाते हो, कड़छी जिसे कहते हैं, तो स्टील की वो कड़छी ले लीजिए, उसको उस बर्तन में छोड़ दीजिए जिसमें खाना बना रहे हो, थोड़ी देर बाद जाके टच करना, गर्म हो जाएगा। कंडक्शन के थ्रू सॉलिड्स में सबसे फास्ट हो सकता है हीट का ट्रांसफर। देखिए फास्ट नहीं बोलूंगा मैं, बस इतना बोलूंगा कि कहां पे कौन सा प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव है। सॉलिड्स के केस में कंडक्शन कन्वेक्शन चलता है ना, फिर बाकी फ्लूइड्स आता है, जैसे एयर वगैरह की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के केस में कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन वाले प्रोसेस होते हैं, लेकिन इतना इफेक्टिवली इनके इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। और जैसे एयर आता है वहां पे तो कन्वेक्शन और रेडिएशन ही चलता है भाई, कंडक्शन बहुत कम हो जाता है। क्योंकि कंडक्शन कहता है कि हमारा जो हीट प्रोसेस तरीका है ना हीट को फ्लो ट्रांसफर करने का, उसमें हम एक ही जगह पे खड़े होकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया। अब एयर की बात करें तो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। पहले तो क्या होता था, मैं यहां खड़ा हूं, ये बगल में एक और मॉलिक्यूल खड़ा है, उसके बगल में एक और मॉलिक्यूल, और यहां पे एक और मॉलिक्यूल, इधर से हीट आ रही हीट आ रही हीट आ रही। जैसे वाइब्रेशन करते करते मुझसे टच हुए, मैं भी वाइब्रेशन करने लग गया, फिर मैं वाइब्रेशन करते करते पास वाले को टच करूंगा, उसको भी वाइब्रेट करवाऊंगा। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज तब होती है जब जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पास पास है। अब जब ये एक दूसरे के पास पास होंगे तो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोपगेशन करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं एयर की, मॉलिक्यूल्स दूर दूर, एक मॉलिक्यूल मैं अकेला यहां खड़ा हूं, दूसरा मॉलिक्यूल वो रहा वहां पे, ओ भाई ठीक है, हाँ, तो मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं यहां पे, है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है ऐसा पास पास नहीं है, दूर दूर है। अब जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो तुम्हारे वाइब्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम वाइब्रेट करते रहना, वो दूसरा वाला देखेगा तुम्हें, बोलेगा क्या कर रहे हैं, पागल हो गए ये आदमी, है ना। तो यही चीज हो रही है यहाँ पे। एयर के केस में भी यही हो रहा है। तो कंडक्शन होता है, मैं मना नहीं करूंगी नहीं हो सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं जितना सॉलिड्स में हो पाता था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, हीट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंडक्शन से भी जा सकता है, कन्वेक्शन तो भैया होता ही है एयर में, मान लो कन्वेक्शन पॉसिबल है, और रेडिएशन के थ्रू भी होता है। तो सबसे अच्छा जो है इसमें वो है कि ऑल थ्री मोड्स कहना बेटर है, क्योंकि इन्होंने जो शब्द ओनली जोड़ा है ना, ये ओनली ने काम खराब कर दिया। ये जो इन्होंने शब्द जोड़ दिया ना ओनली, इसने काम खराब कर दिया। अब ओनली बोलने से मतलब ये होता है
अगर मैं ए ऑप्शन पे टिक लगाऊंगा तो पता है क्या मतलब है इसका, कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन से ही हीट का ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन से नहीं होता। ओनली लिखने से देखो कितना अंतर आ जाता है। अगर मैं बोलता हूं बाय कन्वेक्शन ओनली, मतलब कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, रेडिएशन के थ्रू भी नहीं होगा, सिर्फ कन्वेक्शन से होगा। अगर मैं बोलता हूं रेडिएशन ओनली, मतलब कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के थ्रू होगा। गलत है ना बात? तो जहां पे ये ओनली लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि इसे तीनों तरीके फॉलो किए जा सकते हैं। अब वो इच्छा श्रद्धा भाई कौन से तरीके से हीट को फ्लो करवाना है, दैट डिपेंड्स ऑन की भाई कौन सा मेथड फॉलो करें। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर चल रहा है सभी को। तो यहां पे ऐसा वो वाला नहीं है कि साहब अगर ये ओनली नहीं लिखता तो भी विचार कर लेते थोड़ा सा, बट वो ओनली लिखने से ही पूरी पिक्चर खराब हो चुकी है। क्लियर है ये बात सभी को? पक्का छाप लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या छापना क्या है मुझे तो समझ भी नहीं आता इसमें कुछ। चलिए भाई, क्लियर है ये बात सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सॉलिड है जिसका टेम्परेचर T1 है, इसको एक कमरे में रखा हुआ है, इवैक्यूएटेड चेंबर है भाई, है ना, एक इवैक्यूएटेड चेंबर है जहां पे अब देखो इवैक्यूएटेड मतलब समझ रहे हो तुम लोग, वहां से जो भी एयर वगैरह वो सब निकाल दी गई है। मतलब जो चैम्बर है, जो कमरा है अपने पास, उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, और चैम्बर का टेम्परेचर T2 रखा हुआ है, और सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। तो मतलब ये अपने पास एक चैम्बर हो जाएगा, इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा, इस चैम्बर के अंदर एक सॉलिड को रख दिया जाए जिसका टेम्परेचर T1 होगा, और कहा गया भाई साहब T2 बड़ा है T1 से। तो क्या होगा साहब? दिस चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, यानी कि इसमें से जितनी भी एयर है वो सब बाहर निकाल दी गई है। देयर इज नो मीडियम इनसाइड, यहां पे वैक्यूम है ये। और जब भी वैक्यूम की कहानी होती है वहां पे सिर्फ एक ही मोड है जो काम कर सकता है, वो है रेडिएशन। जहां पे भी वैक्यूम है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड है जो काम कर सकता है, वो है रेडिएशन ओनली। तो देयर इज ओनली सिंगल मोड जो कि काम कर सकता है, वो है रेडिएशन, क्योंकि आपने पूरी एयर इवैक्यूएट कर दी इसमें से। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब सुनो ना क्या होगा भाई, रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन में आपको पता है ना, कोई भी बॉडी जो होती है वो क्या करती है सर, रेडिएशंस को एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो जितना एमिशन हो रहा है अगर उतना ही एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है तो अच्छी बात है साहब। लेकिन सर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि जो एमिशन है वो कम हो जाए और जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाए, तो आई थिंक इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहां पे पूरा जो है वो वैक्यूम है भाई, ये अंदर पूरा जो है वो है वैक्यूम। अब वैक्यूम होने से फायदा ये है कि सिर्फ एक ही ऐसा मोड है जो काम करेगा, वो है रेडिएशन। रेडिएशन में भैया ये बात हमने पढ़ी है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे रेडिएशंस को एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो कोई भी बॉडी जो होगी वो हर टेम्परेचर की बात करें, यानी कि किसी भी बॉडी की बात करें तो वो क्या करेगी, रेडिएशंस एमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी। एमिशन अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉडी ठंडी हो जाती है, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। यहां पे कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी के रिस्पेक्ट में, अगर कमरे का टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा है, अगर ये कमरे का जो टेम्परेचर है बॉडी से ज्यादा है, तो ये बॉडी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब, ज्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से इस बॉडी का खुद का टेम्परेचर राइज करेगा। और यहां पे द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, भाई किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो T2 का पावर 4 माइनस T1 का पावर 4। भाई ये स्टीफन्स लॉ से हमने पढ़ा था। क्या बोले थे साहब कि जो भी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि जो भी यहां पे एनर्जी का इंक्रीज होगा, ये होता है भाई यू क्या है, dq बाई dt, जो एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, दैट विल बी योर सिग्मा a और t का पावर 4, ऐसे करके कुछ कहानी बनती है साहब। एक वो रेडिएशन है जो कि एमिट हो रही है और एक वो है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है।
तो दोनों के लिए टेम्परेचर की बातें हो चुकी है, तो उसी के बेसिस पे अब आपको ये करना है, ठीक है। सो ये एनर्जी है पर यूनिट टाइम वाली, इसकी डिपेंडेंसी टी की पावर 4 पे आ रही है, तो यही बोलेंगे द एनर्जी ऑफ द थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय सिग्मा ए इंटू टी का पावर 4। सो टी के पावर 4 का देखो टेम्परेचर डिफरेंस की जब मैं बात करूं तो वो टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा, T2 का पावर 4 माइनस T1 का पावर 4, इसके प्रोपोर्शन। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हो ना वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा भाई, T2 का पावर 4 माइनस T1 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। वैसे तो अगर एक जनरल बॉडी के लिए बात करो तो उसकी एमिसिविटी भी साथ में आती है, बट आप अगर ब्लैक बॉडी के लिए बात करोगे तो ये 1 हो जाता है इसमें। सो ये स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के बेसिस पे हमें मिल चुकी है बातें, ठीक है। डेल्टा क्यू की जगह एमएस डेल्टा थीटा लिख सकते हो आप लोग। तो ये क्या है, ये वो रेडिएशन है जो कि एमिट किए गए हैं, सिमिलरली वहां पे वो बातें भी आएगी जो कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T2 की पावर 4 माइनस T1 का पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, T2 का पावर 4 माइनस T1 का पावर 4 हो जाएगा। आई थिंक पॉइंट समझ आ रहा है यहां से आपको, है ना। अरे भैया टेम्परेचर डिफरेंस की बातें यहां से कर सकते हो आप लोग, यहां पे भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस को ही डिफाइन करें तो वो T2 का पावर 4 माइनस T1 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये वाली बात शायद आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। उसके अलावा यहाँ पे Q बाई टी होता है एक केस में, दूसरे केस में Q बाई टी हो जाएगा। और टेम्परेचर हीट का जो डिफरेंस होता है डेल्टा क्यू को एमएस डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, तो वहां से डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल आ जाता है T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 के। तो आई थिंक ये बात समझते हो, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से ये बात हमें मिली थी। छाप लो बाकी जल्दी से। हो गया भाई साहब, छाप लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाते हैं। द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर n वेयर t इज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो n का वैल्यू एग्जैक्टली 4 होता है फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ऑल द बॉडीज, फॉर बॉडीज पेंटेड ब्लैक ओनली या फिर पॉलिश्ड बॉडीज के लिए। भाई थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी, जो भी थर्मल रेडिएशंस बॉडी एमिट कर रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर n। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये डिफाइंड है फॉर ऑल द बॉडीज। यहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है, सारी बॉडीज के लिए ये वैलिड है भाई। अगर आप बोल रहे हो ब्लैक बॉडी के लिए तो सिर्फ उसकी ई जो होती है एमिसिविटी वो 1 ले लेते हैं वहां पे। बाकी जनरल केस में अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है वो होता है सिग्मा ई ए टी का पावर 4, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, that will be your thermal radiations emitted by the body small u, यानी कि dq by dt जिसे कह सकते हो आप लोग। सो ये डेल्टा q by डेल्टा t जो होता है it is the thermal radiations emitted per unit time, thermal radiations emitted, भाई ये क्या है, this is the thermal energy ये है चीज। तो ये सारी बॉडीज के लिए वैलिड है भाई, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ब्लैक बॉडी के लिए टी का पावर कुछ और हो जाएगा या कोई और बॉडी आ गई है ना उसके लिए कुछ और हो जाएगा, ऐसी कोई चीजें डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। जितनी भी बॉडीज है सबके लिए ये टी का पावर 4 ही होने वाला है, तो सबके लिए वैलिड है ये स्टीफन लॉ, राइट।
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ही है, ये भी है ना। तो छाप लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखो क्वेश्चंस छोटे छोटे से हैं, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाली बातें भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि दो बॉडीज ए और बी हैविंग इक्वल सरफेस एरियाज आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई दो बॉडीज हैं ए और बी। ए वाली बॉडी मेंटेन की गई है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड को आप 283 केल्विन भी कहते हो। एक और बॉडी बी है जो मेंटेन की गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आप 293 केल्विन भी कह सकते हो। द थर्मल रेडिएशंस एमिटेड इन अ गिवन टाइम बाय ए एंड बी आर इन द। भाई थर्मल रेडिएशंस जो एमिट कर रहा है किसी गिवन टाइम में वो किस रेशियो में होंगे। सो सर थर्मल रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम वो क्या होता है भाई, आपको याद होगा E सिग्मा A T का पावर 4। इक्वल सरफेस एरियाज है, बाकी चीजें हम सेम रख लेते हैं। तो जो डिपेंडेंसी आती है वो बेसिकली T के पावर 4 पे आ रही है। तो जो डिपेंडेंसी आती है वो आती है बेसिकली T के पावर 4 पे। तो यहाँ पे U हो जाता प्रोपोर्शनल हो जाता है T का पावर 4 के। तो यहां से A वाली बॉडी के लिए और B वाली बॉडी के लिए अगर थर्मल रेडिएशन की बात करें तो A वाली बॉडी का टेम्परेचर का पावर 4, B वाली बॉडी के टेम्परेचर का पावर 4। सो इट विल बी 283 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 293 का होल पावर 4। क्या मुझे इन्हीं का रेशियो चाहिए? हाँ सर, मुझे बस इन्हीं का ही रेशियो चाहिए। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। UA अपॉन UB, चलिए भाई कितना बनेगा सर, ये हो जाएगा 283 डिवाइडेड बाय 293 का होल पावर 4। 283 डिवाइडेड बाय 293 का होल पावर 4। देखो ये 1/2 की कहानी तो नहीं दिख रही मुझे कहीं से भी, है ना, कहीं से भी 1/2 तो नहीं बन सकता। बाकी एक काम करते हैं, ये सारे 1:2, 1:4, 1:16 और 1:1.15, यानी चाहते हो ऊपर 1 बन जाए। ऊपर 1 बनाने के लिए मैंने 283 को नीचे भेज दिया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 293 डिवाइडेड बाय 283। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो। चारों ऑप्शंस देखिए, चारों ऑप्शंस को है ऊपर जो है वो मुझे 1 दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। तो मैंने वो कोशिश करी ऊपर 1 बनाने की, यानी कि 283 को नीचे भेज दिया। तो 1/293/283 अपॉन के अपॉन वाला ऊपर आ जाता है। तो फिर से यही इक्वेशन बनेगी। मैं 293 डिवाइडेड बाय 283 करके देख लेता हूं कितना बनता है। सो ये 293 डिवाइडेड बाय 283, 1 से काटेंगे सो इट विल बी 283। 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1। भैया डॉट लगाना पड़ेगा, 0 आएगा। अभी भी वैल्यू जो है वो 283 से कम है, तो एक 0 और लगाइए तो ये 1000 बनेगा। 283 को अगर मैं 4 से काटूं तो 3 4 12 होते हैं, 8 4 32, 33 होते हैं, 4 2 9 10 11 हो जाता है। ये ज्यादा होगी वैल्यू। 283 को मुझे 3 से काटना पड़ेगा, 3 3 9 होते हैं, 8 3 24 होते हैं, 3 2 6 7 8 होता है। सो 1.03 आ रहा है। 8 4 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 8 जाएगा 1, फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कितने से काटें सर? 4 से काटा तो 1132 आ रहा है। सो 283 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 5 15 होते हैं, 5 40 होते हैं, 41, 5 2 14 होते हैं। सो 1.035। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा? 1.035, या जस्ट आप चाहें तो 1.04 लिख लेना। इसको राउंड ऑफ करने के बाद 1/1.035 का होल पावर 4, ये बनेगा 1/1.035 का पावर 4। हाँ, कितना बनेगा भाई? ये कितना बन जाएगा? ये 1.035 का होल पावर 4। 1.035 का राउंड ऑफ 1.04 होता है, करके देख लेते हैं। 1.04 इंटू 1.04, 4 4 16, 4 0 4 1 4, 0 0 0 4 0 1 6 1 4 4 1। सो फिर से 4 बार करना है ना, तो 1 4 4
16 मल्टीप्लाई बाय 14416। भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यार, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए भाई करते हैं। 36 9 से 24 so 24 26 right. 6 4 जा 24 4 1 जा 4 5 6 है ना, और 6 4 जा 4 5 4 4 जा 16 17 5 4 6 6 7 5 6 1 4 4 9 6 15 4 4 8 9 10 6 4 10 6 4 10 20 21 10 20 26 32 7 3 10 16 17 18 और 5 5 10 7 17 5 4 1 9 10 4 5 6। इतनी बड़ी वैल्यू बन रही है ना। हाँ, सो क्या कहते हो, फिर कुछ बनेगा रेशियो में 1 डिवाइड बाय 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग में तो कुछ बात बननी थी, तो कुछ तो झोल कर दिया दया हमने। क्यों दया, हमने कुछ तो झोल कर दिया मतलब क्वेश्चन में। फिर 10-20 का रेशियो ले लेते तो ही ठीक लगता, बट टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं है ना यार, कि अगर ऐसा कर लेते तो फिर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं साइड में कोपचे में जाके सॉल्व करके आ जाता हूँ इसको चुपचाप, है ना। कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ चुपचाप जाके, पता चल जाएगा अभी सही जा रहा है कि गलत जा रहे हैं हम लोग। हाँ 293 डिवाइड बाय 283 मल्टीप्लाई बाय 1.035 मल्टीप्लाई बाय 1.035 मल्टीप्लाई बाय 1.035। चलो भाई, साइड में जाके कोपचे में मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और पता चला कि हमने ही कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। तो नाउ इट इज क्लियर यार। हाँ ठीक है, वो कैलकुलेशन बहुत गंदी वाली हो गई थी और ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन कर नहीं सकते थे इस पर, तो मैंने जल्दी से इस पर सॉल्व कर दिया। देखो ऐसा नहीं कि पहले मैंने खुद से एफर्ट्स नहीं करे, पहला एफर्ट मेरा खुद का ही था, ठीक है। उसके बाद जाके गलती हुई तो मैं कैलकुलेटर पे आया। और यही चीज मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि पहला एफर्ट खुद से डालो। पहले ही आदत ये मत डाल लो कि यार कैलकुलेटर के भरोसे टिक जाओगे, पहली आदत खुद की ये डालो कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। तो 1.035 का पावर 4 करोगे तो आंसर कुछ बनेगा, वैसे तो 1.14789, तो जिसका राउंड ऑफ करके 1.15, यानी कि मुझे ऑप्शन ए दिखाई देगा इस पे सही जवाब है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। बाकी फैक्टर्स को हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि बाकी चीजें सेम रहेगी दोनों बॉडीज के लिए। तो सिर्फ टेम्परेचर ही एक ऐसी चीज थी जो वेरी कर रही थी, तो मैंने टेम्परेचर के वेरिएशन पे ही उनके थर्मल रेडिएशंस को रेशियो लिया है। क्लियर है ये बात सभी को। ऑप्शंस में सब जगह मुझे ऊपर 1 दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर भी 1 बना लिया जाए, इसलिए 283 को मैंने नीचे भेज दिया था। सॉल्व किया, ये आ रहा है भैया 1 का पावर 4 तो 1 ही होता है, 1.035 का पावर किया 4 किया तो यार 1.15। वैसे तो 1.4789 आ रहा है, लेकिन ठीक है, राउंड ऑफ करके 1.15 बनता है। और इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन 5 समाप्त होता है। छाप लो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना यार, छाप लिया ना सभी ने, क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज केप्ट इन अ फर्नेस। भैया मेटल की एक रॉड है जिसका एक एंड आपने फर्नेस में रख दिया है इन स्टेडी स्टेट। भैया स्टेडी स्टेट की कहानी पता है ना। स्टेडी स्टेट कहता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो अमाउंट ऑफ हीट क्रॉस हो रहा है वो सेम रहेगा। यही होता था, अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो सेम ही रहेगा। मतलब एक क्रॉस सेक्शन पे जो टेम्परेचर सेट होगा दैट विल बी फिक्स्ड। स्टेडी स्टेट में क्या होता है भाई, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे स्टेडी स्टेट में क्या होता है, मान लीजिए कोई अपने पास स्लैब है,
अगर ये स्लैब स्टेडी स्टेट में आ रही है तो यहां का टेम्परेचर T1 होगा, यहां का टेम्परेचर T2 होगा और यहां का टेम्परेचर T3 होगा, और ये टेम्परेचर टाइम के साथ इतना ही रहेगा। स्टेडी स्टेट में क्या होता है भाई, ये है हायर टेम्परेचर वाले टाइम और ये है लोअर टेम्परेचर वाला पार्ट। हीट का फ्लो यहां से होता है, ठीक है, ऐसे करके। इस दौरान अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो बीच में कहीं पे भी आप टेम्परेचर देख लीजिए, दैट विल रिमेन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वो फिक्स रहेगा, टाइम के साथ वो टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो यहां पे इन्होंने वो चीज नहीं पूछी है, इन्होंने बोला द टेम्परेचर ऑफ द रॉड। भाई क्या होगा सर, यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, आगे जाके टेम्परेचर कम हो गया, फिर ये और कम हो गया, फिर ये और कम हो गया। टाइम के साथ ये चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आप देखो तो वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। वो कैसा है, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे भी और कम। तो जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे टेम्परेचर आपको डिक्रीज दिख रहा है। So basically that is a non-uniform distribution. That is a non-uniform distribution. अगर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हर पॉइंट पे, अगर ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स होता, बट ऐसा नहीं है साहब। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स होता, बट ऐसा नहीं है साहब। यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां का टेम्परेचर T2 है, यहां का टेम्परेचर T3 है, यहां पे TH, वहां पे TL। स्टेडी स्टेट है, समय के साथ इस टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होंगे। यहां जो टेम्परेचर है अभी देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, कभी भी देखो यही दिखेगा। यहां पे टेम्परेचर कभी भी देखो यही दिखेगा, यहां का भी टेम्परेचर कभी भी देखो सेम दिखने वाला है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये जो टेम्परेचर है वो सेम रहने वाला है, जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। लेकिन हां, जैसे जैसे आप इधर जाओगे आपको टेम्परेचर वेरी करता हुआ दिखेगा। तो डिक्रीजिंग बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो क्या होगा कि एक गलत इंटेंशन दे देगा आपको डिक्रीजेस की तरफ। समय के साथ भले ही टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म। तो टेम्परेचर ऑफ द रॉड की बात कर रहा है, क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रॉड का? नहीं साहब, एक एंड इसका हायर टेम्परेचर पे, एक एंड इसका लोअर टेम्परेचर पे। तो इंक्रीजेस वाले पार्ट को काट दीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो पार्ट फर्नेस में है वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जो पार्ट दूर है वहां का टेम्परेचर सबसे कम है। तो इंक्रीजेस वाली बात नहीं है। डिक्रीजेस वाली भी बात टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि वो भी नहीं है साहब। टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसा भी नहीं कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो टेम्परेचर है वही फिक्स रहेगा। ये वाला पार्ट फर्नेस में है, इसका जो टेम्परेचर है ये उसी पे रहने वाला है स्टेडी स्टेट में। देखिए स्टेडी स्टेट एकदम से नहीं आता कभी भी। जब भी आप बात करोगे स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट ये नहीं सोचना कि एकदम से आ जाएगा। स्टेडी स्टेट आने में टाइम लगता है भाई। स्टेडी स्टेट जो है वो कब तक आता है आपके पास में? बहुत समय के बाद। यानी कि आपने ये मेटल की जो रॉड है इसको फर्नेस में रख दिया, आपने बढ़िया 15-20 मिनट के लिए रख दिया, आधे घंटे के लिए रख दिया, तो जाके एक स्टेडी स्टेट आता है जहां पे टेम्परेचर फिक्स होता है हर पॉइंट पे। ठीक है, समझ गए बात को? क्या ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर? नहीं सर, यहां का टेम्परेचर TH, यहां का टेम्परेचर TL, ये वाला टेम्परेचर T1, ये T2, T3, कांस्टेंट तो कहीं पे भी नहीं है, तो कांस्टेंट भी नहीं होगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म है, ये सही बात बोलिए। नॉन यूनिफॉर्म कैसे? यहां पे कोई और टेम्परेचर सर, यहां पे कोई और, यहां पे कोई और, यहां पे, मतलब हर एक जगह पे जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर मिल रहा है आपको। तो ये नॉन यूनिफॉर्म ही तो है। हर एक स्टेप पे आप जाइए तो आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि इंक्रीजिंग कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। यहां पे स्टेडी स्टेट में यहां का टेम्परेचर फिक्स है, स्टेडी स्टेट में यहां T2 भी फिक्स है, स्टेडी स्टेट में T3 भी फिक्स है। ये टेम्परेचर सारे फिक्स है इस केस में। मेरी बात समझ रहे हो? हर केस में आप देखो तो टेम्परेचर्स यहां पे फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ऐसे इंक्रीजेस डिक्रीजेस वाला सिचुएशन नहीं है, और कांस्टेंट भी नहीं है टेम्परेचर कि सोचो कि सब पूरे रॉड में एक जैसे टेम्परेचर हो जाए। भाई जब तुम खाना बनाते हो, खाना बनाते समय अगर गलती से चम्मच जो है वो कुकर में या फिर वो कढ़ाई में रह जाता है, तो ये थोड़ी कि आप उसको बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, जो पार्ट कढ़ाई के अंदर है वो सबसे गर्म होगा, जो हैंडल बाहर की तरफ है वो थोड़ा कम गर्म होगा। तो वही बोल रहा हूं ना, जो पार्ट फर्नेस में है वो सबसे ज्यादा गर्म है, जो पार्ट बाहर है वो कम गर्म है। गर्म वो भी है लेकिन उतना नहीं जितना ये वाला पार्ट था। तो स्टेडी स्टेट जब अचीव होता है ना, तो वहां पे पूरे उस रॉड का जो टेम्परेचर होता है हर एक पॉइंट पे वो फिक्स्ड है, हर एक पॉइंट पे वो फिक्स्ड है, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा।
तो वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर एक पॉइंट पे जाके देखेंगे तो टेम्परेचर आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। क्या ये मेरी बात समझ आती है सभी को? भाई कोई शक तो नहीं है इसमें, कोई समस्या भी नहीं इसमें, तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्पेशल केस है किसका? पहली चीज तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। सो भैया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जानते हो इसके बारे में कुछ? dt डिवाइडेड बाई dt, भैया यहां पे टेम्परेचर का जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी योर t माइनस का t नॉट। ये कोई कांस्टेंट होता है और ये t माइनस का t नॉट आ जाता है, ये है भाई। अच्छा, ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस और कहां देखने को मिलता है? सब इस टाइप का टेम्परेचर डिफरेंस एक जगह और देखने को मिलता है, वो होता है स्टीफन्स लॉ में। स्टीफन्स लॉ में जब आप बात करोगे तो किसी भी बॉडी के लिए बात करो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होता है, इसको भी डेल्टा के टर्म्स में लिख लें, ये बराबर हो जाता है कितने के? सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। ये स्टीफन्स लॉ है। कुछ कुछ वैसी ही कहानी दिखने को मिल रही है, लेकिन अभी आओ थोड़ा और समझाते हैं। टी जो होता है वो क्या हो जाएगा साहब? मान लीजिए अगर डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो रहा है, इफ डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर, ये इज द टेम्परेचर डिफरेंस, लिख देता हूं डायरेक्टली मैं यहां पे। सो डेल्टा टी जो होता है वो होता है टी माइनस का टी नॉट। सो टी को लिखा जाता है डेल्टा टी प्लस का टी नॉट। टी को क्या लिखा जाएगा? डेल्टा टी प्लस का टी नॉट। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर नहीं है। अच्छा ये कहां से है? अरे वहां से भैया, वो देख लो जरा एक बार, एक ही तो बात है वो। ठीक है। सो ये डेल्टा टी हो जाता है। अब जरा ध्यान से टी को उठा के जब मैं यहां पे पुट करूंगा, मतलब ये जो टी का वैल्यू मेरे पास आया है, इसको उठा के मैं इसी फॉर्मूले में दोबारा पुट करने जा रहा हूं, तो ये बनाता है आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4 की जगह टी नॉट प्लस डेल्टा टी का होल पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। भाई यहां से टी नॉट का पावर 4 कॉमन निकाल देंगे, तो ये कहानी बनेगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट का होल पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। एक काम करेंगे भाई साहब, टी नॉट के पावर 4 को बिल्कुल ही बाहर कर दीजिए। टी नॉट का पावर 4 बिल्कुल बाहर करने से डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो हो जाता है वो होता है सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी नॉट का होल पावर 4। यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को, जहां से आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है भाई? बाइनोमियल एक्सपेंशन कहता है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n को आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स इफ x इज लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा है, x 1 से बहुत छोटा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो मैं यही काम यहां पे करने जा रहा हूं। दैट्स कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस का 1। 1 से तो 1 समाप्त हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट समाप्त हो जाएगा, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो हो जाएगा, जिसको कि आप लिखते हो सिग्मा ए टी नॉट क्यूब इंटू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। क्या ये बात क्लियर रहेगी सभी को यहां तक की? हाँ, क्या ये बात क्लियर रहेगी सभी को? डेल्टा टी कितना होता था? टी माइनस टी नॉट। चलिए आइए अगले पेज पे करते हैं। सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए
टी नॉट का होल क्यूब टी माइनस का टी नॉट, ऑल्सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैन बी रिटन एज एम एस डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा स्मॉल टी। तो यहां से 4 सिग्मा ए टी नॉट का होल पावर 3 टी माइनस का टी नॉट बराबर हो जाएगा एम एस डेल्टा टी बाई टी। ये सारी चीजें नीचे आ जाएगी। सो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा ए टी नॉट का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एम इंटू एस टी माइनस का टी नॉट। ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा भाई, ये पूरा पार्ट हो जाएगा कांस्टेंट। आप खुद सोच के देखो कांस्टेंट क्यों हो रहा है सब। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट होता है, टी नॉट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपको फिर से क्या, k टाइम्स ऑफ टी माइनस का टी नॉट। क्या ये फिर से आपको वही दिख गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहां से मिला आपको? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ it is a special case of Newton's law of cooling is a special case of Stephen's law। स्पेशल केस में क्या होगा, जब ये डिफरेंस कम हो जाए बहुत ज्यादा। स्पेशल केस क्या है कि साहब डेल्टा टी बाय जो टी नॉट है ना वो बहुत छोटा हो जाए 1 से। सो ये है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है भाई कि जो डेल्टा टी है यानी कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है अपॉन टी नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1। यानी कि बोलूं टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत कम होना चाहिए। स्पेशल केस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत कम होना चाहिए। तो उस केस में अगर स्टीफन्स लॉ की बात करें, देखिए ये वही बात हो चुकी है बेटा, फिर से डेल्टा टी को आप टी माइनस टी नॉट लिखोगे, टी नॉट को उधर भेज दो तो वही बात आ जाएगी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत कम है। स्पेशल केस क्या है, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत कम है। यह पता है कब होता है, जब बहुत बड़ा कमरा उसके अंदर एक छोटे से ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। तो उस केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से डेल्टा टी जो है वो टी नॉट के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहां पे कहानी यही है, डेल्टा टी जो है टी नॉट से अगर बहुत छोटा है यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है, उस केस में ये जो स्टीफन्स लॉ है वो बन जाता है आपका क्या, न्यूटन्स लॉ। तो इट्स अ स्पेशल केस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्पेशल केस है स्टीफन्स लॉ का ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्पेशल केस है स्टीफन्स लॉ का ही। तो ये मैंने यहां पे प्रमाण दिया है इस चीज का, साबित की है ये बात। आपको एक बार छाप लो, नोट कर लो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई क्लियर रहेगा ना ये चार्ज, पक्का? ये भी छाप लो ये सारी बातें। भाई ये समझते हो ना, टेम्परेचर डिफरेंस की बातें हैं, ये डी क्यू बाई डी टी के साथ चल सकती है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी बाई डेल्टा टी चल सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इन्होंने बोला है एक हॉट लिक्विड को आपने एक बड़े कमरे में रखा हुआ है। अब ये बात समझिए कि कमरा बहुत बड़ा है यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे इट्स टेम्परेचर इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक हॉट लिक्विड को बहुत बड़े कमरे में रखा है और उस हॉट लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको टाइम के साथ कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, बहुत बड़ा कमरा मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये हमारा वो स्पेशल केस फिर से बन चुका है यहाँ पे। इस केस में आपने देखा होगा कि डेल्टा टी बाय, यहां पे वो काम किया था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का, जो कि हो रहा था एम इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी कि ये हो गया है स्लोप ऑफ थीटा वर्सेस टी कर्व। ये स्लोप हो गया है, इस स्लोप की डिपेंडेंसी डी क्यू बाई डी टी पे आ रही है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस हॉट लिक्विड को बड़े से कमरे में रखोगे तो टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ हॉट लिक्विड
द टेम्परेचर ऑफ हॉट लिक्विड डिक्रीजेस। भाई हॉट लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। और इसकी जो डिक्रीज हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी कैसे आ रही है भैया, ये आपके सामने दिख रहा होगा, डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ। जो डिपेंडेंसी आ रही है वो कैसी आ रही है कि डेल्टा क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है वो प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। यानी कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट सूप, हॉट लिक्विड। भैया अगर ये डिक्रीज हो रहा है सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर टी डिक्रीज हो रहा है, देखो यहां सीधी सी बात है, इसका प्रोपोर्शनल है टी के पावर 4, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे ये पार्ट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहली चीज तो मुझे ये पता चल रही है कि भाई विद टाइम टी टेम्परेचर थीटा ऑफ द हॉट लिक्विड डिक्रीजेस। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा टेम्परेचर घटता जाएगा, मतलब ये तो मुझे पता चल गया। तो डी वाला ऑप्शन जो कह रहा है कि पहले टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है साहब डी वाला, तो काट दो उसको। डी वाला क्या बोल रहा है कि पहले टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, गलत है साहब। ए में भी डिक्रीज हो रहा है, बी में भी डिक्रीज हो रहा है, सी में भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन से वाले की बात करें वो हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं ए वाले को देखूं तो ए वाले में आप देखो कि पहले स्लोप ऐसा था, बाद में स्लोप ऐसा हो गया, अब ये स्लोप ऐसा हो गया, अब ये स्लोप ऐसे हो गया, अब ये स्लोप ऐसे हो गया। मतलब स्लोप जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ए वाले केस में स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। ए वाले में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बी वाले केस में स्लोप इज कांस्टेंट, और सी वाले केस में स्लोप इंक्रीजिंग है। देखो ना, बी वाले केस में तो स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट है, सी वाले केस में पहले स्लोप कम है, बाद में इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, तो सी वाले केस में स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो आपको वो चेक करना है, आपको वो वाले स्लोप पे जाना है जहां पे वो क्या हो रहा है, देखो ना उधर स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये काम आप करते ही हो किसी भी लिक्विड के लिए, भाई कैलोरीमेट्री में पढ़ा हुआ है। आपने ये भी पढ़ा है कि हॉट लिक्विड को एक बड़े कमरे में रखा है, जब ये बड़े कमरे में रखा होता है तो टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते भाई। रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है उस केस में। इसीलिए जो भी डिपेंडेंसी डी क्यू बाई डी टी की होती है वो टी की पावर 4 यानी टी इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट लिक्विड। ये बात मैं जानता हूं कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो हॉट लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो तो डिक्रीज होगा। वो चीज मुझे ए में भी दिख रही है, बी में भी दिख रही है, सी में भी दिख रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर आगे जा रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, ये मुझे तीनों में दिख रहा है। डी में मुझे पहले कांस्टेंट दिख रहा था तो मैंने डी को पहले ही काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा डी क्यू बाई डी टी भी घटेगा फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ। ये बात मेरे सामने रखी गई थी। तो स्टीफन लॉ के हिसाब से अगर टी डिक्रीज हो रहा है तो डी क्यू बाई डी टी भी और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी डिक्रीज होगा। और यहां पे बड़ा सा कमरा, टेम्परेचर डिफरेंस में कोई वेरिएशंस नहीं, तो सिर्फ इस पे ही बात करें सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है ms डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। भाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है वो डिक्रीज होगा। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज द स्लोप ऑफ दैट कर्व। इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होगा भाई, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। भाई इसका थीटा वर्सेस टी का जो कर्व है इसका स्लोप क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। और वो कह रहा है कि भैया डी थीटा बाई डी टी डिक्रीज होना चाहिए, तो डी थीटा बाई डी टी डिक्रीजिंग किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सर ए के लिए है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही जाएगा इसमें, जो कि होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। पहली चीज जो मैं यहां पे समझा रहा हूं वो ये है कि समय के साथ टेम्परेचर घटेगा। बिल्कुल सहमत है सर, सहमत है इस बात से।
डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी कैसे पता लगा है, मतलब क्या होगा, मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। पहली चीज, समय के साथ टेम्परेचर घटेगा, ऑब्वियस ये बात है सर, हीट का एक्सचेंज होने वाला है, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया। थीटा वर्सेस टी का कर्व है तो इसका स्लोप होगा डी थीटा बाई डी टी, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। दूसरी चीज, स्टीफन्स लॉ से आपने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल होता है टी का पावर 4। टी बोले तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट लिक्विड, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट लिक्विड थीटा टी दोनों से डिनोट किया, कंफ्यूज मत होना बस तुम लोग यहां पे। लो, ठीक है। तो हॉट लिक्विड का टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा तो भैया ये डिक्रीज होने से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिक्रीज हो जाएगा। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के डिक्रीज होने से डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी यानी कि स्लोप डिक्रीज होगा। और डिक्रीजिंग स्लोप किस में दिखता है, ए बी सी वाले में से। सर सी वाले में देखो स्लोप पहले सीधा था, बाद में स्लोप ऐसा हो गया है, यानी सी वाले में तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। बी वाले में जैसा स्लोप पहले था बाद में भी वैसा ही स्लोप है, तो बी वाले का स्लोप कांस्टेंट है। ए वाले में स्लोप देखो पहले ऐसे था, बाद में सीधा हॉरिजॉन्टल के लगभग आ गया है, मतलब वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल से वो हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है। तो ए वाला ही है जिसका स्लोप डिक्रीजिंग है, और एक ही ऐसा केस है जिसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। द रीजन इज बीइंग कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंसी यहां पे आ ही रही है आपके पास में। क्या ये बात समझ आती है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यार? बढ़िया चल रहा है ना कहानी क्वेश्चन नंबर 8 की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी इस केस में। छाप लो भाई जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? चलिए भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब क्या कह रहे हैं हम लोगों से, एक हॉट लिक्विड को रखा गया है एक बड़े से कमरे में। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए ये जो बड़ा सा कमरा है यहां पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो उसकी तरह हो रही है अभी, मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी वो जो बिग रूम कह रहा है ना, तो जैसे बिग रूम आता है वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। सराउंडिंग टेम्परेचर जो होता है, देखिए बिग रूम कहने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू द हॉट लिक्विड जो रखा हुआ है। उस केस में डेल्टा टी छोटा हो जाता है टी नॉट के रेस्पेक्ट में। और स्टीफन्स लॉ में ये एक स्पेशल केस बनता था जिसमें कि आप dt बाय dt को लिखते थे t माइनस टी नॉट। टी नॉट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, देखिए बिग रूम है, टी नॉट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है इस केस में, वो बदलता नहीं है। तो इसी चीज को हम डायरेक्टली यहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि जो डी थीटा बाय डी टी है ना, वो डिपेंडेंसी डायरेक्टली कहीं ना कहीं थीटा पे ही शो कर रहा था। तो अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो ये पार्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन मिलता है। दोनों तरीके हैं भाई इसको सॉल्व करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों तरीके। पुराने क्वेश्चन में देखो यहां से भी वही आंसर मिल रहा है, बिग रूम में टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट चलता है। स्टीफन्स लॉ एक स्पेशल केस जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है, भाई यहां पे इसका प्रोपोर्शनल है टी के, वो तो कूलिंग के लिए है इसलिए माइनस का साइन लगाता है, लेकिन अगर ऐसे समझिए सो डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शन होता है टी माइनस टी नॉट के, यानी कि देखो बिग रूम टी नॉट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो इसकी डिपेंडेंसी आती है टी पे, यानी कि डी थीटा बाई डी टी की डिपेंडेंसी आ रही है सिर्फ थीटा पे। ये बात जानता हूं, एज टाइम इंक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस, ये बात तो मैं समझ गया। तो थीटा के डिक्रीज होने से डी थीटा बाई डी टी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डी थीटा बाई डी टी क्या है, स्लोप। कौन से वाले का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ए वाले का हो रहा है, तो ए वाला इज द फाइनल आंसर। एक और तरीका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन 8 को सॉल्व करने का एक और तरीका है भाई अपने पास ये, ठीक है? समझते हो बात सभी? कोई शक तो नहीं इसमें, कोई परेशानी भी नहीं इस केस में? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, हॉट लिक्विड को फिर से एक बड़े से कमरे में रख दिया गया है। लॉगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द रूम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। इस बार टेम्परेचर वर्सेस टाइम नहीं है, लॉग ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम, लॉगरिथम ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है। क्या होगा? क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या वो एक सर्कुलर आर्क होगा, क्या पैराबोला होगा, या फिर एलिप्स होगा? ये विचार करना है आपको। हॉट लिक्विड को रखा गया है बड़े से कमरे में, लॉगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए भाई बिग रूम, फिर से वही बात होती है, टी नॉट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही कंसिडरेबल रखना है यार इसको। यहां पे अगर मैं बोलूं
सो डी टी डिवाइडेड बाई डी टी बराबर हो जाता है के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के। वैसे तो माइनस का साइन भी आता है, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, माइनस का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ so from Newton's law of cooling dt डिवाइडेड बाय टाइम के साथ में बात करें तो माइनस का k इंटू टी माइनस का टी नॉट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बढ़िया चल रहा है। जरा इसको नीचे लेके आओ, उसको वहां लेके जाओ। सो dt डिवाइडेड बाय टी माइनस का टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का k टाइम्स ऑफ dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो फिर क्या बात बनेगी इस केस में, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस का टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? पक्का ना? बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व किया, ये होता है ln टी माइनस का टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस का सी। सी कोई कांस्टेंट होगा, सी जो होगा कोई कांस्टेंट होगा। क्या मांगा है? द ग्राफ ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसका लॉग और टाइम का जो ग्राफ है। कैसी इक्वेशन दिख रही है ये आपको? इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर आप देखो तो y इक्वल्स टू माइनस का mx प्लस का c, यार ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई कैसा ग्राफ बनेगा इसमें? सर नेगेटिव स्लोप के साथ, हाँ बिल्कुल नेगेटिव स्लोप के साथ। ये वाला पार्ट जीरो करोगे तो ये कैसा आएगा? प्लस में जाएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, देख लीजिएगा। तो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 9 की। छाप लो भाई जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई समझ गए बात को, तो आगे बढ़े, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक बॉडी जो कि कूल डाउन हो रही है फ्रॉम 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स। इट विल कूल डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन। भाई ये कोई बॉडी है जो कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कूल हो रही है 5 मिनट में, तो 60 से फिर 55 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में होगी? सर कैसा क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है। पहले 65 से 60 अगर 5 मिनट में है तो अगला 60 से 55 भी 5 मिनट में होगा। नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो भाई वो 5 मिनट में होगा, लेस देन 5 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स, कैसे कैसे? रेट ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है ये सवाल। भाई रेट ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है ये सवाल। और जब ऐसे सवाल रेट ऑफ कूलिंग पे आते हैं तो हम याद करते हैं हमारे न्यूटन अंकल को, जिनका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं। ठीक है, ट्राई करो यार, देखो क्या आंसर बनता है इसका। हो गया? करें ट्राई। चलिए विचार करते हैं थोड़ा सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलते हैं यहां पे? डी टी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का के टी माइनस का टी नॉट। सब टी नॉट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है, चिंता मत करो, टी नॉट ही लिख देना। टी क्या होता है? ये जो टेम्परेचर आया ना भैया, इसका एवरेज, यहां पे इसकी एवरेज वैल्यू लिखना। टी जो होता है वो होता है एवरेज टेम्परेचर। ये टी को लिखा जाएगा, जैसे पहले वाले केस की बात करें 65 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। पहले वाले केस में बात करें तो इट एवरेज होता है 65 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 125 डिवाइडेड बाय 2।
62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। टी का वैल्यू मिल गया आप लोगों को? हाँ सर, टी का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करोगे? टी को वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दोगे। अच्छा, dt बाई डी टी कितना हो जाएगा सर? dt मतलब बेसिकली यहां पे ये डेल्टा टी बाय डेल्टा टी लिखना चाहिए था। हाँ, ऐसे लिखो, ये अच्छा लग रहा है, डेल्टा टी, ताकि डिफरेंस दिखता रहे अपने को प्रॉपरली। सो डेल्टा टी को हमने जब लिखा तो इट कैन बी रिटन एज, कितना है भैया? 65 डिग्री माइनस का 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट। तो इट विल बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5 मिनट्स। तो आंसर बनता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। सो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी को 1 लिख देना वहां पे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस का टी नॉट। चलिए भाई वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं इसमें। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस का के, टी की जगह एवरेज वैल्यू पुट करना 62.5 माइनस का टी नॉट। सो यहां से के का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 62.5 माइनस का टी नॉट। देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको अभी रखो संभाल के, अभी यहां तक तो रखो इसको संभाल के। होता है भाई, नहीं दे रहा वो टेम्परेचर, तो उसने एग्जैक्टली आंसर नहीं मांगा ना, उसने बोला 5 मिनट होगा, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, वो भाई वही चीज है, उसने आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं मांगा है। जब उसने आपको पूरा डेटा नहीं दे के रखा है तो वो आपसे एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मांग रहा है। वो आपसे बस इतना कह रहा है कि आप ये बताइए आंसर क्या हो सकता है, क्या एग्जैक्टली 5 मिनट होगा, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, क्या है बताओ ना आपको। देखिए साहब, ये जो मास की बातें कर रहे हैं निहायत ही बेवकूफों वाली बात कर दी है, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंडेंसी तो आती नहीं इन चीजों की। भाई रेट ऑफ कूलिंग की डिपेंडेंसी मास मूस पे तो है ही नहीं अभी तक, आपके सामने ये सब कुछ है ना। तो मतलब अपने डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं लेस देन और मोर देन 5 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द मास इज मोर देन और लेस देन 1 kg। तो ये जो बातें हैं मास पे भी नहीं आ रही है, तो इसको भूल जाओ, इसको लेके परेशान मत होना। मास के ऊपर ऐसी बातें नहीं आती, सिर्फ देखो कांस्टेंट के था, उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब उसके बाद डिपेंडेंसी या तो 5 मिनट की होगी, लेस देन 5 की होगी, या फिर मोर देन 5 की होगी। ठीक है, अब आप आ गया ये जहां पे 60 डिग्री से 55 डिग्री तक जा रहे हैं। ठीक है, अब कहानी आएगी जिसमें कि आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड से जा रहे हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो भाई जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप जा रहे हो तो उसके लिए भी एवरेज निकाल लेते हैं। वही डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का के टी डैश माइनस का टी नॉट। टी डैश हो जाएगा 60 प्लस का 55 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना हो? 6 5 11। सो टी डैश विल बी 2 5 10 57.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात समझ आती है टी डैश कैसे आया? ये टी डैश उठा के यहां पे पुट करना है अपने को। सो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस का 55 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। है ना भाई? सही है, सही है ना भाई। डेल्टा टी को क्या लिखा? टेम्परेचर का डिफरेंस, और टाइम निकालना है अपने को, कितना टाइम लगेगा इसमें। आइए जरा पुट करते हैं इसमें। सो 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के की जगह माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, अरे के का वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस बाहर रख दिया। के का वैल्यू कितना था? माइनस का 1 डिवाइड बाय 62.5 माइनस का टी नॉट, टी डैश की जगह 57.5 माइनस का टी नॉट। माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो बनेगा ये हो जाएगा 57.5 माइनस का टी नॉट डिवाइडेड बाय 62.5 माइनस का टी नॉट। सो डेल्टा टी का जो वैल्यू बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 62.5 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय
57.5 माइनस का टी नॉट। देखो भाई इतने तो समझदार हम हैं कि ये समझते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। भाई 62.5 में से टी नॉट माइनस करो, 57.5 में से टी नॉट माइनस करो, तो ये वाला पार्ट तो ज्यादा ही आने वाला है। भाई न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में। हाँ करके देख लो। टी नॉट भरोसा नहीं है ना मेरे पे, टी नॉट को कुछ भी ले लो, 40 ले लिया मान लो 40 है, करके देखो 62.5 माइनस का 40, 5 2 22, उधर से माइनस करो 57.5 माइनस का 40, 5 7 1, बोलो कौन बड़ा, 22.5 या 17.5? सर ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा। नहीं 40 डिग्री पे सर क्या मान ले हम लोग, कुछ भी मान लेंगे, मेरी मर्जी, मैं तो 10 डिग्री लूंगा इस पे, मेरी मर्जी, मैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड लूंगा। ले लो भाई 62.5 माइनस का 10 तो ये हो जाएगा कितना 52.5, और 57.5 माइनस का 10 ये हो जाएगा 47.5। बताओ कौन बड़ा? सर ये बड़ा। नहीं सर मैं तो 20 लूंगा, ले लो 20। 62.5 माइनस का 20 कितना होगा 42.5, 57.5 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 37.5। आज भी यही बड़ा है। तो ये बात मुझे समझ आ रही है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि अगर इनका रेशो भी लिया जाए, क्या मतलब, इनका अगर रेशो लिया जाए तो क्या होगा? देखिए भाई 62.5 माइनस का टी नॉट डिवाइडेड बाय 57.5 माइनस का टी नॉट, इसका जो रेशो है वो 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि 62.5 माइनस का टी नॉट इज ग्रेटर देन 57.5 माइनस का टी नॉट। यहीं से ये बात सामने आ रही है। और अगर दिस होल पार्ट इज ग्रेटर देन 1 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो टर्म आएगा वो 5 से बड़ा आएगा। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 5, यानी डेल्टा टी जो होगा वो 5 मिनट से तो ज्यादा ही होगा। नहीं समझे? हैं, देयरफॉर डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 5। आंसर चल रहा है मिनट्स में। अब इससे ज्यादा प्रमाण तो और क्या ही मिलेगा तुम लोगों को, है ना भाई? देख लो साफ साक्षात लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल्स लेके सॉल्व करा दिया, सब सारी बातें तुम्हें प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके सॉल्व करा दी, और एंड में यही पता चल रहा है कि ये पार्ट उससे बड़ा है। इसको जरा नीचे लेके आ जाओ तो 62.5 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 57.5 माइनस टी नॉट इज ग्रेटर देन 1। इस पूरे टाइम पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरी तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 62.5 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 57.5 माइनस टी नॉट बड़ा हो जाएगा 5 से। मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है पार्ट ये 5 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है डेल्टा टी जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा। लो भैया ये रहा हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मोर देन 5 मिनट्स वाला? तो भैया ऑप्शन सी है, जो कि आपसे कह रहा है कि मोर देन 5 मिनट्स होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा सभी ने? चलिए भाई बहुत बढ़िया, यहां पे आ जाइए। ये पूरी मेहनत इसी पेज पे हो चुकी है कंप्लीट अपनी। डन हो गया। चलिए भाई ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 10 की। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं समापन हमारे आज के इस छोटे से सेशन का। और भाई उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, वो बिग रूम का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, और कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्पेशल केस बनता है स्टीफन्स लॉ का, ये भी पता चला होगा। तो भाई इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, आगे चल के काम आ सकती है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसके अलावा वीडियो अगर दोबारा देखनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbase.com पे आइए, क्योंकि यहां पे ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। पूरे वीडियोस को चैप्टर वाइज हमने अरेंज करके रख दिया है, जिससे कि कोई भी वीडियो को ढूंढने में आपको अपना टाइम वेस्ट
ना करना पड़े। बाकी भाई ये बात अपने दोस्तों तक जरूर बता देना, उनको बोल देना, ढिंडोरा पीट देना कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि फ्री में इतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है, तो भाई आके ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। अब इसके बाद जो सेशन है वो ऑब्जेक्टिव 2 में भी क्वेश्चंस आपको सेम टाइप के ही दिखेंगे, लेकिन वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।